फिल्म की शुरुआत जेनिफर हिल्स नामक एक खूबसूरत महिला को दिखाने से होती है, जो एक उपन्यासकार है और न्यूयॉर्क शहर की हलचल से दूर एकांत में अपनी अगली किताब लिखने के लिए एक सुदूर इलाके में जाने का फैसला करती है। जेनिफर फिर लुइसियाना में अर्ल नामक एक बूढ़े व्यक्ति से एक केबिन साफ करती है, क्योंकि केबिन का स्थान काफी दूर है। अर्ल यहाँ तक कि उसके लिए अपने केबिन का नक्शा भी बनाता है और उसे सब कुछ समझाता है, ताकि भुगतान करने के बाद जेनिफर खो न जाए। जेनिफर रास्ते में अपनी कार में लुइसियाना के लिए जल्दी से निकल जाती है। रास्ते में जेनिफर ईंधन भरने के लिए एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकती है और पेट्रोल स्टेशन के अटेंडेंट से पूछकर केबिन का स्थान सुनिश्चित करती है, जहां वह जाएगी। उस समय ड्यूटी पर मौजूद जॉनी मिलर नाम का पेट्रोल स्टेशन अटेंडेंट जेनिफर की सुंदरता की प्रशंसा करता हुआ अपने दो दोस्तों एंडी चारिनी और स्टेनली वुड्स के सामने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से जॉनी की प्रगति जेनिफर को केवल डराती है और उसे जल्दी से पेट्रोल स्टेशन छोड़ने के लिए प्रेरित करती है, जबकि एंडी और स्टेनली अपने दोस्त पर हंसते हुए दिखाई देते हैं, जो एक लड़की को आकर्षित करने में विफल रहा। दूसरी ओर जेनिफर के अस्वीकार से नाराज जॉनी उसे कुछ समय बाद सबक सिखाने का इरादा रखता है। जेनिफर अंततः वहां पहुंचती है। जंगल के किनारे एक झील के किनारे एक केबिन, इसका दूरस्थ स्थान उसे खुश करता है, क्योंकि वह अपना काम समाप्त करने के बाद शांतिपूर्वक अपना उपन्यास लिख सकती है। जेनिफर उस रात एक ग्लास वाइन का आनंद लेते हुए झील के किनारे आराम करने के लिए समय निकालती है। जेनिफर पोर्च पर बैठी अपने दोस्त के साथ फोन पर बात करती है। वह अचानक केबिन की तरफ से आ रही संदिग्ध आवाजों से चौंक जाती है, जो उसे अपने किराए के केबिन से दूर नहीं, किराए के केबिन के चारों ओर जांच करने के लिए बहादुरी से प्रेरित करती है। जेनिफर को औजारों से भरा एक शेड मिलता है और कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता है, इसलिए वह यह सोचते हुए छोड़ने का फैसला करती है कि पहले की संदिग्ध आवाजें शेड में चूहों से आ सकती हैं। एक अन्य अवसर पर जेनिफर को सिंक में अपने कपड़े धोते हुए देखा जाता है और उसके अनजाने में कोई उसे खिड़की के बाहर से गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर रहा है। अगली सुबह जेनिफर को केबिन के चारों ओर टहलते हुए देखा जाता है। जब वह जंगल में वह तुरंत अर्ल से संपर्क करती है और उसे अपने केबिन में सभी टूटी हुई सुविधाओं के बारे में बताती है। जेनिफर की समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि अर्ल के साथ अपनी बात खत्म करने के तुरंत बाद उसका फोन शौचालय में गिर जाता है। इसके तुरंत बाद अर्ल मैथ्यू डंकन नामक एक प्लम्बर को केबिन में शौचालय की क्षति को ठीक करने के लिए बिना ज्यादा समय के आदेश देता है। मैथ्यू सफलतापूर्वक अपना कार्य पूरा करता है और जेनिफर को अलविदा कहता है। इस बीच जॉनी और उसके दो दोस्त झील के किनारे केबिन के पास आराम करते दिखाई देते हैं, जिसे जेनिफर ने कुछ ही समय बाद किराए पर लिया था। मैथ्यू उनके पास आता है और झूठ बोलता है कि जब वह पाइपलाइन ठीक कर रहा था तब जेनिफर ने उसे चूमा था। यह सुनकर स्टेनली फिर जेनिफर को कपड़े धोते हुए एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। अप्रत्याशित रूप से वह वही है जो केबिन में जेनिफर को गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि जॉनी, जो जेनिफर का ध्यान आकर्षित करने में विफल रहा, गुस्सा होने लगता है। इसलिए वह अपने 3 दोस्तों को आमंत्रित करता है। वह देखती है कि उसके लैपटॉप का वॉलपेपर जॉनी और अन्य लोगों की तस्वीर से बदल गया है, जिससे उसे लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसी समय जेनिफर को पता चलता है कि जॉनी और उसके दोस्त केबिन में घुस आए हैं। डर के बावजूद वह उन सभी को केबिन से बाहर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनी और अन्य लोग उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जॉनी उस पर हमला भी करना शुरू कर देता है और जैसे ही वे उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले होते हैं, जेनिफर किसी तरह केबिन से बाहर निकलकर जंगल में भागने में सफल हो जाती है। सौभाग्य से जेनिफर की मुलाकात अर्ल से होती है, जो अपने दोस्त शेरिफ स्टॉर्च के साथ शिकार के लिए निकला होता है। इसलिए वह उन दोनों को हाल ही में हुई घटनाओं की रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट सुनने के बाद स्टॉर्च अर्ल को पहले घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह और जेनिफर एक राइफल लेकर स्थिति की जांच करने के लिए केबिन में लौटेंगे। जेनिफर के साथ स्टॉर्च केबिन में जाता है और जॉनी और उसके दोस्तों को आदेश देता है। समूह बाहर आकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन केबिन सुनसान लगता है।
जैसे कि गुंडे उस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। फिर स्टॉर्च किराए के केबिन का निरीक्षण करना शुरू करता है जब तक कि उसे शराब और अवैध ड्रग्स नहीं मिल जाते जो जेनिफर पहले इस्तेमाल करती थी। यह देखकर स्टॉर्च जॉनी को ढूंढने में असमर्थ होता है और अन्य लोग यह मान लेते हैं कि उसने यह सुनकर झूठ बोला है। जेनिफर यह समझाने की कोशिश करती है कि गुंडों ने उसके साथ क्या किया। उसी समय जॉनी और उसके दोस्त केबिन में प्रवेश करते हैं, लेकिन विचित्र रूप से स्टॉर्च जेनिफर की रक्षा करने का कोई प्रयास नहीं करता है। अप्रत्याशित रूप से स्टॉर्च ने जॉनी और उसके समूह के साथ उसे सबक सिखाने की साजिश रची है। जेनिफर विरोध करने में असमर्थ लगती है और स्थिति का फायदा जॉनी उठाता है, जो मैथ्यू को जेनिफर से छेड़छाड़ करने के लिए मजबूर करता है। उसके बाद जॉनी और उसके समूह ने जेनिफर को जंगल में चलने दिया, जहां पांचों लोग बारी बारी से उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। स्टैनली हंसते हुए सारी घटनाओं को रिकॉर्ड भी कर मर चुकी है और उनके लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगी। स्टॉर्च ने स्टैनली को उनकी रिकॉर्डिंग टेप को नष्ट करने और जेन के सभी सामानों को जलाने का निर्देश दिया ताकि उनके अपराध के सबूत मिटाए जा सकें। कई दिनों बाद मैथ्यू को जेनिफर के शरीर की नदी में खोज करते देखा गया। अपने किए पर पछतावा करते हुए और उसके साथ 1 महीने बाद हुई भयावह घटनाओं से पीड़ित जेनिफर का चिंतित परिवार अभी भी उसके ठिकाने से अनजान है। उसके बारे में पूछताछ करने के लिए अर्ल से संपर्क करता है, क्योंकि अर्ल भी अनजान है। वह तुरंत स्टॉर्च से संपर्क करता है और उसे सूचित करता है कि जेनिफर का परिवार पुलिस को उसके लापता होने की रिपोर्ट करेगा। दूसरी ओर स्टैनली घबराया हुआ दिखाई देता है क्योंकि जेनिफर का वीडियो वाला कैसेट कैमरा अचानक गायब हो जाता है, जिसे किसी ने अप्रत्याशित रूप से चुरा लिया है। उसने स्टॉर्च और अन्य लोगों के सामने एक खाली कैसेट को नष्ट कर दिया था क्योंकि स्टैनली टेप को रखना चाहता था। वह जॉनी और अन्य लोगों को गुम हुई रिकॉर्डिंग के बारे में जॉनी के घर लौटने से ठीक पहले किराए के केबिन में उसके आंगन में अचानक झाड़ियां सरसराहट करने लगीं। उसने वहां जांच करने की उत्सुकता दिखाई। उसे वहां कोई नहीं मिला सिवाय मैथ्यू के कुछ रबर बैंड के जो इधर उधर बिखरे पड़े थे। इसी बीच काम से लौटते हुए स्टॉर्च को जेनिफर द्वारा भेजा गया एक वीडियो कैसेट देखकर सदमा लगा। स्टॉर्च घबराया हुआ दिखाई देता है। उसे डर है कि जब वह इसके बारे में पूछेगा तो उसकी पत्नी उसके द्वारा किए गए भयानक कामों के बारे में जान सकती है। स्टॉर्च को यह जानकर विश्वास हो जाता है कि उसकी पत्नी ने अभी तक कैसेट को नहीं खोला है, यह मानते हुए कि यह खाली है। कुछ ही देर बाद स्टॉर्च जॉनी और उसके 2 दोस्तों से मिलता है ताकि उसके आदेशों का पालन न करने के लिए स्टैनली को सबक सिखाए, जो गंभीर समस्या का कारण बन सकता है यदि किसी और को जेनिफर पर उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का सबूत मिल जाए। उसके बाद उन्होंने अपने साथ हुई अजीब घटनाओं पर चर्चा की और सभी सबूतों से जॉनी और अन्य लोगों को संदेह हुआ कि उसी समय केबिन में रहते हुए कोई उसे परेशान कर रहा था। मैथ्यू, जो अर्ल के केबिन में आया था, जेनिफर की आवाज से चौंक गया, जिसने उसे इतना डरा दिया कि वह गलती से सीढ़ियों से गिर गया और होश में आने पर बेहोश हो गया। मैथ्यू विश्वास नहीं कर सका कि जेनिफर अभी भी जीवित है और 1 महीने पहले उनके द्वारा किए गए कार्यों का बदला लेना चाहती है। हालांकि जेनिफर जानती थी कि मैथ्यू दोषी नहीं था और उसे अपने कार्यों पर पछतावा था। उसने फिर भी युवक को माफ करने से इनकार कर दिया और उसका गला घोंटने के लिए एक रस्सी पकड़ ली। एंडी और स्टैनली की ओर मुड़ते हुए वे दोनों जंगल में मैथ्यू की खोज करते हुए देखे गए। झील के किनारे पहुंचने पर एंडी ने किसी को देखा। उसने सोचा कि वह मैथ्यू है, इसलिए वह तुरंत उसका पीछा करने लगा। दुर्भाग्य से एंडी स्टैनली की अचानक उपस्थिति से आश्चर्यचकित था, जिसने जानबूझकर उसे चौंका दिया। जंगल के बीच में खाली घर से मैथ्यू की आवाज आती हुई सुनी। जैसे ही स्टैनली जांच करने वाला था, उसका पैर जेनिफर द्वारा पहले से बिछाए गए भालू के जाल में फंस गया। अपने दोस्त की चीख सुनकर एंडी स्टैनली को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन जेनिफर एक छड़ी के साथ उसे पीछे से मारने के लिए तैयार थी। कुछ ही देर बाद एंडी को होश आया और वह खुद को पानी से भरे बाथटब के ऊपर बंधा हुआ पाकर चौंक गया। इस बीच स्टैनली एक टूटे पैर के साथ दर्द में दिखाई दिया, जेनिफर के खिलाफ वापस लड़ने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ, जिसने जानबूझकर उसे अपने कृत्य के लिए बदला लेने के रूप में रिकॉर्ड किया।
जेनिफर ने स्टेनली को एक पेड़ से बांधकर और उसकी पलकों में 2 मछली पकड़ने के हुक लगाकर उसे उसी हालत में छोड़ने से पहले उसे प्रताड़ित किया। स्टेनली को प्रताड़ित करने के बाद जेनिफर घर लौट आई और वह एक गैस स्टेशन अटेंडेंट के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था जब तक कि जेनिफर अचानक नहीं आ गई और कुछ ही देर बाद उसे बेहोश कर दिया। जॉनी एक सुनसान कमरे में होश में आया और उसका मुंह जंग लगे लोहे की पट्टी से बंधा हुआ था। उसी समय जेनिफर ने उसके दांतों को एक एक करके खींचकर उसका बदला लिया और उसे तब तक प्रताड़ित किया जब तक वह मर नहीं गया। 2 घंटे बाद स्टॉर्च जो गश्त पर था जेनिफर के एक कॉल से चौंक गया जिसने दावा किया कि वह उसकी बेटी चैस्टिटी के साथ है। यह जानकर स्टॉर्च चैस्टिटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया और अपने परिवार की जांच करने के लिए घर पहुंचा। घर पहुंचने पर स्टॉर्च को अपनी पत्नी से खबर मिली कि चैस्टिटी जेनिफर के साथ पार्क में खेल रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के स्टॉर्च कार में वापस आया और पार्क में अपनी बेटी की खोज करने चला गया। भाग्य से स्टॉर्च उसे नहीं ढूंढ सका और जब वह बिना जाने कार में वापस आया स्टॉर्च को प्रताड़ित करने से संतुष्ट जेनिफर ने फिर राइफल का ट्रिगर मैथ्यू के हाथ पर लगा दिया जो अभी भी जीवित था और कुछ ही देर बाद बेहोश हो गया। मैथ्यू आखिरकार अपने सामने स्टॉर्च को खून से लथपथ देखकर हैरान हो गया। उस समय स्टॉर्च घबरा गया और उसने मैथ्यू को हिलने डुलने से मना किया, लेकिन दुर्भाग्य से मैथ्यू इस बात से अनजान था कि उसका हाथ राइफल के ट्रिगर से जुड़ा हुआ था। गलती से उसका हाथ हिल गया जिससे राइफल से स्टॉर्च और मैथ्यू दोनों की मौत हो गई। फिल्म के अंत में जेनिफर को जंगल के बीच में खाली घर के बाहर दिखाया गया है। वह घर के अंदर से गोली की आवाज सुनने के बाद मुस्कुरा रही है, यह जानते हुए कि स्टॉर्च और मैथ्यू को गोली मार दी गई है। कहानी से नैतिक सबक: यदि आप कभी एक केबिन किराए पर लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और नीचे अपनी टिप्पणी दें।